देश का विभाजन हुआ? किस आधार पर देश का विभाजन हुआ था? देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। बहुत बड़ी गलती उस समय हुई थी। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर रातों रात अपना सब कुछ वतन छोड़ करके उनको आना पड़ा। इतनी बड़ी जनसंख्या कभी भी इतिहास में एक देश से दूसरे देश में नहीं आई थी और दूसरे देश से एक देश में नहीं आई थी। नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। अपने अपने घरों को छोड़ करके, अपने अपने वतन को छोड़कर जान की को बचाने के लिए चल पड़े थे। और ऐसे में तय हुआ था जवाहरलाल नेहरू के बीच में और लियाकत अली खान के बीच में, जिसे हम नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं, कि दोनों जगह जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे माइनॉरिटी हैं, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी हो। दोनों जगह उनको हम रक्षा देंगे, उनको हम सुरक्षा देंगे, उनके जीवन यापन का हम ख्याल रखेंगे, उनको आगे बढ़ने में हम मदद करेंगे। लेकिन रास्ते बदल गए। भारत ने तय कर लिया कि हम धर्मनिरपेक्ष देश बनेंगे और हमारा संविधान ने कह दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू रिजॉल्व टू हैव अ रिपब्लिक विच विल बी सेक्युलर इन नेचर। हमने सेक्युलर होने का तय कर लिया, धर्मनिरपेक्ष देश बनने का तय कर लिया। इसलिए हमारे यहां हमारे मुस्लिम भाई जो माइनॉरिटी में थे, हमारे सिख भाई जो माइनॉरिटी में थे, जो पारसी भाई, सबकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भारत की सरकार ने ली। लेकिन पाकिस्तान और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां पर फैसला हो गया कि उनका संविधान इस्लामिक देश होगा, उनका संविधान इस्लामिक होगा, यानी राज्य का धर्म इस्लाम होगा। और वहां पर हमारे लोगों का प्रोटेक्शन मुश्किल हो गया वहां प्रोटेक्शन। अगर हम 47 से आज तक की बात करें और 51 से आज तक की बात करें, तो इस देश में हमारे मुस्लिम भाई फले फूले बढ़े, आगे बढ़े। कई चीफ जस्टिस बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे। हमने उनको बराबर के दर्जे से देखा और उनको बराबरी का सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ने में हमने पूरी मदद की। और ये हमारा धर्म है, भारत की मिट्टी में है, सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना, सबको आगे बढ़ाना, यही भारत की खूबसूरती है। और ये हमने किया। हमारे यहां मुस्लिम भाई जो 51 में 11% से वो बढ़कर 14.5% हुए। हमें खुशी हुई क्योंकि हमने उनको बढ़ाया, हमने उनको बराबर का दर्जा दिया, हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसा मैंने बताया, कई राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने। हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू सिख की बिरादरी की जनसंख्या उस समय 23% थी 51 में, वो पाकिस्तान में घट करके 3% आ गई, 23 से 3। कहां चलेगा 20%? क्या जवाब देगा पाकिस्तान? क्या लुप्त हो गए? क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? कहां चले गए वो? और जो लोग यहां आए, जो लोग यहां पर आए, उनको भारत ने शरण दी। मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी उनके कैंपों में जाइए। हमारे बंगाल में भी लोग आए, मतुआ समाज के लोग आए, हमारे रघुवंशी समाज के लोग आए, हमारे नवशूद्र के समाज के लोग आए। ये सब दलित थे, प्रताड़ना हुई थी, उत्पीड़न में थे। इनको अगर जगह दी
तो यहां जगह दी और आज मोदी जी ने इनको नागरिकता का अधिकार दे दिया। ये बात हमको समझनी चाहिए। बताओ ये गलत किया है क्या? गलत किया क्या? सही किया कि नहीं किया? उनकी जगह कहां थी? भारत में थी कि नहीं थी? बंगाल में थी कि नहीं थी? मोदी जी ने यही काम किया कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये जितने लोग थे जो वहां से निकाले गए थे, इनको यहां पर शरण देने का काम, और शरण के साथ साथ उनको जीने का अधिकार मिले, नागरिकता मिले, इस बात का उनको अधिकार दिया। ये हम बताना चाहते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कितना दर्द होता है। स्कूल में जाए बच्चे तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है सिटीजनशिप का, वो नहीं दे सकते, स्कूल नहीं जा पाते। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, पाकिस्तान से लोगों ने एमबीबीएस की डिग्री करके आ गए, उनको निकाल दिया गया, वो भारत में आ गए, लेकिन भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ नहीं सकते थे। अब ये CAA पारित करके मोदी जी ने इनका रास्ता साफ कर दिया है। अब ये डॉक्टर प्रैक्टिस भी करेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और भारत की मुख्य धारा में शामिल होंगे। ये परिस्थिति ला चुकी है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, कई लोग चर्चा करते हैं और ममता दीदी खास करके करती है कि इट इज ए डिस्क्वालिफिकेशन, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। अमित शाह जी ने बहुत अच्छे शब्दों में चिदम्बरम को, जो बड़े वकील हैं, और कपिल सिब्बल को, जब उन्होंने आर्टिकल 14 की चर्चा की तो अमित भाई ने पार्लियामेंट में कहा कि आगे से आर्टिकल 14 की चर्चा CAA के साथ मत करना, नहीं तो तुम्हारी प्रैक्टिस घट जाएगी, तुम्हारी वकालत घट जाएगी कि इसको इतना भी नहीं मालूम कि आर्टिकल 14 क्या करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में सम परिस्थितियों में समानता के साथ सबका व्यवहार करना, यही उद्देश्य रहता है। और इसमें कहीं भी आर्टिकल 14 नहीं आता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और आगे ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं काबुल की बात करूं तो हजारों सिख, एक समय में वहां 50,000 सिख थे, आज 2,000 रह गए। आप बताइए कहां चले गए? इनको कौन सा बचाव मिलेगा? इनको यही धरती पर बचाव मिलेगा कि नहीं? भारत में बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही बचाव करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से लाया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 26 सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं अगर वहां निवास करना नहीं चाहते। उस स्थिति में उनको नौकरी देना, उनके जीवन को सामान्य बनाना, यह भारत सरकार का कर्तव्य है। ये कर्तव्य गांधी जी ने 1947 26 सितंबर को कहा था, जिसको 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पूरा किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। बताओ कितने साल लग गए। गांधी जी की बात, हर जगह कांग्रेसी नेताओं को देखो तो पीछे गांधी जी का फोटो, गांधी जी गांधी जी गांधी। एक बात गांधी जी की नहीं मानी, एक बात नहीं। और यही स्थिति ला करके खड़ी करती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा 25 जनवरी 1948 को, 25 जनवरी 1948, मुझे लगता है कि केंद्रीय राहत कोष का उपयोग करना वांछनीय होगा, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के आपातकालीन राहत के लिए किया जा सकता है, लेकिन जिसके उपयोग अब विशेष रूप में पाकिस्तान से शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास के लिए किया जाना है जो भारत में आए हैं। अब देखिए, जिस राहुल को, गांधी को, जिन सोनिया गांधी जी को अपने पूर्वजों के द्वारा बोले हुए बातों का ध्यान न हो, उनको उनकी जानकारी न हो, वो आज देश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, उनका ज्ञान कितना सीमित है और कितना संकीर्ण है, ये इस बात का उदाहरण बनता है। मैंने किसी और की बात नहीं कही, मैंने जवाहरलाल नेहरू को दिन को कोट करके बताया है। 25 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था।
अब कौन बात करे इनसे? सोनिया जी को कौन समझाए? राहुल जी को कौन बताए कि तुम्हारे इतिहास में क्या क्या लिखा है, क्या क्या पढ़ा है? राजनीति करने का शौक है तो अपने इतिहास और अपनी मिट्टी को पहचानना सीखो, उसकी धरती के सुगंध को सीखो, तब तुमको पता चलेगा कि देश कहां आगे बढ़ रहा है। अब मैं अगर बात करूं हमारे यहां के सीपीएम के नेता प्रकाश कारात जी की, उन्होंने भी इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा था, और उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश से आ रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। जब मोदी जी ने चिंता की तो उनकी चिंता बढ़ गई, वो चिंतित हो गए। किस तरीके की राजनीति करते हैं हमको समझ में नहीं आता। 18 दिसंबर 2003 में अपने मनमोहन सिंह ने कहा, और किससे कहा? एल.के. आडवाणी से कहा। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज आफ्टर द पार्टीशन of our country. The minorities in countries like Bangladesh have faced religious persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people should seek refuge in our country. Our approach of granting citizenship should be there. ये मनमोहन सिंह बोल रहे हैं 2003 में 18 दिसंबर। और यही नेता, मैंने ये पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, चुप, मौन। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको चिंता है तो वोट बैंक की चिंता है, तुष्टीकरण की चिंता है। इस काम में ये जुटे हुए हैं। ममता जी ने यही काम पकड़ रखा है। हर चीज का विरोध करो, हर चीज का विरोध करो। मैं एक पर एक ये संख्या बता सकता हूं कि किन नेताओं ने क्या क्या कहा, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि राजनीति करना, राजनीतिक दृष्टि से सफल होना, आगे बढ़ना, ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। लेकिन राजनीति में पार्टी को बढ़ाने में देश हित को पीछे रखना यह गलत होता है, इस बात को समझना चाहिए। ममता जी, आपने देश हित को हमेशा पीछे रख दिया, अपनी संकीर्ण राजनीति को आगे रखा। मोदी जी धारा 370 को समाप्त कर दिया। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? बोलो धारा 370 समाप्त किया, ठीक किया कि नहीं किया? ममता दी बोलती है इस पर चर्चा होनी चाहिए। अरे 2 दिन चर्चा लोकसभा में हो गई, राज्यसभा में हो गई, तुम्हारे सारे भयंकर लोगों ने अपना वक्तव्य दे दिया। आपको मालूम है, यहां के आदिवासी भाइयों से पूछो, जम्मू कश्मीर में आज दिन तक कोई राजनीतिक रिजर्वेशन आदिवासी भाइयों को नहीं था। वहां एक भी सीट लोकसभा में ट्राइबल सीट नहीं है। सारे का सारा लद्दाख ट्राइबल है, सारे का सारा पुंछ राजौरी ट्राइबल है। वहां मुसलमान भाई गुजर और बकरवाल रहते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, फौज के साथ मिलकर के पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं, लेकिन उनको ट्राइबल सीट नहीं थी। अब धारा 370 हटी है, डिलिमिटेशन होगा, और पहली बार ट्राइबल सीट से कोई व्यक्ति लोकसभा में पहुंचेगा और पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहुंचेगा। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून लगता ही नहीं था। मतलब दिल्ली का पैसा आता जाए, तुम हलवा मांडा खाते रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, और तुमसे कोई पूछने ना आए। अब धारा 370 हट गई है, करप्शन एक्ट, एंटी करप्शन एक्ट लगेगा। अब जांच शुरू हुई है, आधे नेता जेल में होंगे, आधे बेल पर होंगे, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। लेकिन हमारी ममता दी बोलती है होवे ना, होवे ना, होवे ना। क्या होवे ना? क्यों होवे ना? क्यों नहीं होगा? आप बताइए, 106 कानून भारत सरकार के 106 कानून जम्मू कश्मीर पर नहीं लगते थे। वहां का वाल्मीकि भाई, मैं दलितों की बात कर रहा हूं, दलित की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। वहां का दलित भाई वाल्मीकि भाई सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता था, उससे ज्यादा वो नौकरी नहीं ले सकता था।
लेकिन अब मोदी जी ने धारा 370 हटा दी है। अब वाल्मीकि का बेटा भी जुडिशियल सर्विस में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हर जगह वो नौकरी कर सकेगा। ये आदिवासियों की बात करते हैं, ये दलितों की बात करते हैं। जितना दलित विरोधी समर्थन इन्होंने किया है कानूनों का, उतना किसी ने नहीं किया। आप बताइए, मतुआ समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? रघुवंशी समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? नमो शूद्र समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? बंगाल में बांग्लादेश से आया है कि नहीं आया है? इनको हम नागरिकता दे रहे हैं और ममता दी इनकी नागरिकता छीन रही है, इनको रोक रही है। बताओ दलित विरोधी कौन है? ये बात समझने की जरूरत है। हर एक तरीके से विरोध करना, और किस लिए करना? तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। वोट महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं है। वोट महत्वपूर्ण है, देश आगे जाए ना जाए उसकी कोई चिंता नहीं। अब ट्रिपल तलाक मोदी जी ने किया कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? बोलो ठीक किया कि नहीं किया? आपको मालूम है 3 तलाक कानूनन पाकिस्तान में बंद है, 3 तलाक कानूनन बांग्लादेश में बंद है, 3 तलाक कानूनन अफगानिस्तान में बंद है, 3 तलाक कानूनन टर्की में बंद है, 3 तलाक कानूनन इंडोनेशिया में बंद है। मैंने सारे मुस्लिम देश गिनाए हैं, इस्लामिक देश गिनाए हैं, यहां कानूनन बंद है। लेकिन हमारे भारत देश में वारे सेक्युलर, जो मर्जी सो करो। मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकी हुई थी। मोदी जी ने एक झटके में उस ट्रिपल तलाक को हटा दिया, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई और मुख्य धारा में शामिल किया। ये हम बताना चाहते हैं। अब ममता जी क्या बोलती है? डिफेक्टिव लॉ होय छे, डिफेक्टिव लॉ होय छे। जो बात हो वो डिफेक्टिव लॉ है। क्या डिफेक्ट है बताओ? ये महिला विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए। जो ट्रिपल तलाक का विरोध करता है वो महिला विरोधी है कि नहीं है? ये काम इन्होंने पकड़ लिया। कौन सा काम है जो देश हित में इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है? एनआईए को ये पावर दी गई कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, और कोई व्यक्ति अगर गलत काम यहां से करके किसी दूसरे देश में भी चला जाएगा तो वहां भी उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको भारत लाया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। ये उस कानून में था। क्या कहा? ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये नहीं चलेगा। होबे ना, होबे ना की होबे बाबा, होबे की क्या होगा? ये क्या तरीका बना लिया इन्होंने? हर एक चीज का विरोध करना। अनलॉफुल एक्ट ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये कानून लेकर के आए जिसमें भारत सरकार को ये अधिकार है कि वो टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित कर सके और उसके खिलाफ एक्शन ले सके। बोलो, ये कानून के लिए जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? इसका इन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया और क्या कहा? इससे सरकार को ताकत आ जाएगी और किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। आप गलत काम करो और आपको गलत काम कहने से रोकना हो, उसके लिए उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो, उसको रोकने का आप प्रयास करो। क्या तरीका है? इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से देखा जाए, जो जो काम हुए हैं उन सारे कामों के बारे में इन्होंने हमेशा विरोध करने का तय किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, अगर मैं सीएए की बात करूं, यही मतुआ समाज के हमारी आदरणीय बड़ो मां वीणा पानी जी, उनके पास आशीर्वाद लेने ममता जी गई थी कि नहीं गई थी? गई थी कि नहीं गई थी? उनका आशीर्वाद लेने के बाद उनके विरोध में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है कि नहीं कर रही है? ये है इनका आदर्श, ये है इनका चरित्र, ये है इनका कार्य करने का तरीका। मित्रों, आप समझो, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के कोई और है। इस बात को समझने की जरूरत है।
ये षड्यंत्र है, ये छल है। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 15 दिन से इसी बंगाल में हिंसा का तांडव नृत्य हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलती है? ये केंद्र के चलते हुआ। होम मिनिस्टर तुम्हारा, चीफ मिनिस्टर तुम, सरकार तुम चला रही हो, केंद्र सरकार करा रही। क्या आर्गुमेंट लिया है आपने? क्या सोचा है आपने? और आपने एक बार भी हिंसा की निंदा नहीं की, एक बार भी हिंसा की निंदा नहीं की। और अभी बोल रही है कि मैं अपील करती हूं। अरे मुख्यमंत्री अपील करता है कि एक्शन लेता है? मुख्यमंत्री अपील करता है कि एक्शन लेता है? दंड तुम्हारे हाथ में है, ताकत तुम्हारे हाथ में है। मुख्यमंत्री तुम हो, गृह मंत्री तुम हो, तुम्हारी सरकार के गृह मंत्री हैं, और तुम बोलती हो मैं अपील करती हूं। क्या धूप बत्ती देनी है उनको? क्या करना है? अपने बाजा बजाओ और बोलो कि आवाज कहां से आई? अपने बाजा बजाओ और फिर बोलो आवाज कहां से आई? इन सब के जननी आप लोग खुद हैं। आपने खड़ा किया है, समाज को बांटने की कोशिश की है, तुष्टीकरण की राजनीति को लाने का प्रयास किया है, और इस बात को हम कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, बंगाल की क्या तस्वीर बना दी है, मैं सच में दुखी मन से कह रहा हूं। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था, मैं आयुष्मान भारत यहां लागू करना चाहता था। मोदी जी की तीव्र इच्छा थी। बंगाल में गरीबी है, गरीबी के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते। 2 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल के नीचे हैं, उनको इलाज होना चाहिए था। हमने आयुष्मान भारत लेकर के आए। हमने कहा आयुष्मान भारत आएगा, गरीब के घर में हर साल इलाज कराने के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज कराने के लिए 5-5 लाख रुपए का उनको स्वास्थ्य का समर्थन मिलेगा और उनका इलाज होगा। ये हमने किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं यहां पर, लेकिन आयुष्मान भारत बंगाल में होबे ना नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? अरे आप तो इंग्लैंड में भी जाकर के और अमेरिका में भी जाकर के, भगवान आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, क्योंकि आपने अभी 2021-22 देखना है। लेकिन आप तो अपना इलाज अगर किसी को कराना होगा या आपके रिश्तेदार को, तो इंग्लैंड और अमेरिका में करा लेगा। लेकिन मोदी जी ने गरीब को एक अच्छी सुविधा दी ताकि वह भी दिल्ली के एम्स में और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा ले। उसको आपने रोकने का काम किया है, यह काम आपने पकड़ा है। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था। मैंने पूछा डेंगू के कितने बीमार हैं यहां पर? बतावे ना, बोलबे ना, कोई कोशिश करे नहीं बताने का। क्या है? डेंगू से लोग मर रहे थे, भारत सरकार पूछ रही थी। ये बोलते खबरदार, केनो बोलबे ना, कोई बोलबे ना। क्या बोलबे ना? क्या पकड़ा हुआ है? अरे मानवता ध्यान में रखो। और मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने चिट्ठी लिखी। मैंने कहा आपके यहां से जवाब नहीं आ रहा है। आएगा नहीं, क्या बना रखा है? और फिर क्या बोलते हैं? संविधान खतरे में है। संविधान को खतरे में आप डाल रहे हैं, आप संविधान की तौहीन कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए।